हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में जितने भी चैप्टर दिए हैं, प्यूसम में जितने भी चैप्टर दिए हैं, उन प्रत्येक चैप्टर का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये प्रश्न जो होगा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट भी आए रहेगा, ठीक ना। और यहाँ से आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्यूसम भाग 2 का संपूर्ण निचोड़ जिसको हम लोग कहते हैं, उन क्वेश्चन को इसमें करेंगे। और ये प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक ना। तो आशा कर ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इस मेहनत के लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई फी नहीं लिया जाता। बस आपसे हमारा एक अनुरोध है कि यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अपने एग्जामिनेशन को एक बेहतरीन उड़ान दे सके, ठीक ना। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, ठीक ना। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, आप लोग को ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हम लोगों के लिए किसी भी फील्ड में उतरने से पहले एक मोटिवेशन का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम प्रत्येक लेक्चर में एक मोटिवेशन कोड आपको सुनाते हैं, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहें और अपने तैयारी को और भी उड़ान दें, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का मोटिवेशन कोड है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आशा करते हैं कि ये मोटिवेशन कोड आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे चैट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने तैयारी को और भी बेहतरीन उड़ान दें, ताकि आपका मोटिवेशन प्लस में कॉन्फिडेंट हमेशा हाई रहे और लगे कि आपको हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे पहले जितने भी हम संस्कृत ग्रामर का वीडियो अपलोड किए हैं, उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इससे पहले जितना भी वीडियो हमारा आया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर उसमें जितना भी वो सब संस्कृत ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग को यदि इसका आंसर आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में अवश्य दीजिए आंसर, ठीक ना। चैट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने डाउट को अवश्य सोल्व करवा लें, ठीक ना। तो देखिए, हम इसमें कैसे क्वेश्चन करेंगे, पहले ये भी बता देते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर मंगलम है तो मंगलम से करेंगे, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम है, पाटलिपुत्र वैभवम से करेंगे, तीसरा ये अलस कथा है तो फिर तीसरा बार में अलस कथा से करेंगे, चौथा हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका है तो संस्कृत साहित्य लेखिका से करेंगे, पांचवा भारत महिमा है तो भारत महिमा से करेंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक ना। और आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर कैसे देना है, जैसे मान लीजिए नंबर 1 का हम लोग को लग रहा है कि आंसर ए है, तो नंबर 1 ऐसे करके लिखेंगे और ए ऐसे करके दे देंगे, ठीक है ना। नंबर 1 का ए, तभी आपका जो होगा पिनअप यहाँ पर आंसर होगा, ठीक ना। क्योंकि चैट बॉक्स में आंसर जो है आप सभी का हाईलाइटेड भी होता है। जो को स्टूडेंट पहले से जुड़ रहे हैं हमारे प्रीमियर्स क्लास में, वो सब देख रहे होंगे, ठीक ना। तो आप लोग को भी आंसर इसी प्रकार से देना है, जैसे एक का ए लग रहा है तो एक का ए देंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को
उपनिषद के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइए इसका आंसर, ठीक ना। तो उपनिषद के जो रचनाकार है फ्रेंड वो महर्षि वेद व्यास है, ठीक ना। आप लोग को बता दें उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है, ठीक ना। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। और देखिए यहां से और भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो उपनिषद की संख्या जो है फ्रेंड हमारा 108, ठीक ना। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108, ठीक ना। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। आप सबसे यहां से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक वांग्मय के अंतिम ग्रंथ कौन है, तो वैदिक वांग्मय के अंतिम ग्रंथ जो है फ्रेंड वो उपनिषद है, ठीक ना। वैदिक वांग्मय के अंतिम ग्रंथ कौन है, वो उपनिषद है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनेशन में कि मंगलम पाठ का प्रत्येक श्लोक किससे लिया गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, उपनिषद। मंगलम पाठ का प्रत्येक श्लोक किससे लिया गया है, उपनिषद से। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, तो वो भी कौन है, महर्षि वेद व्यास है, ठीक ना। कौन है, महर्षि वेद व्यास। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आप सभी को ध्यान देना है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है फ्रेंड, तो उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है। आप सभी को ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन। देखिए अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है फ्रेंड, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, उनका भी रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी, ठीक ना। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी, ऑप्शन नंबर सी। एक का भी क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, ठीक ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, आपको ध्यान देना है। जल्दी जल्दी आप सभी का आंसर आना चाहिए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, ठीक ना। तो देखिए मंगलम पाठ में जो फ्रेंड वो कितने मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित है, ठीक ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है, ठीक ना। मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र संकलित है फ्रेंड, 5 मंत्र संकलित है, ठीक ना। आप सभी को बताना है कि मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, ठीक ना, वो किस उपनिषद से लिया गया, ठीक ना। क्योंकि यहां से भी ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको इस पे भी विशेष ध्यान देना है। दूसरा किस उपनिषद से लिया गया है, तो इस पे भी विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक ना। तो यहां से हम गाइड कर रहे हैं, प्लस में यहां से भी आप देखिए, ठीक ना। आप आशा कीजिए, उम्मीद लगाइए कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को क्या होगा, देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देना है और ध्यानपूर्वक देखना है और सभी को याद कर जाना, ठीक ना, ताकि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक ना। और जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी कैसे लिखना चाहिए, तो उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, ठीक ना। और यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां पे आप लोग को पीडीएफ के लिए एक भी रुपया पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक ना, फ्री पीडीएफ मिलेगा, ठीक ना, ताकि आप अपने रिवीजन को और भी बेहतरीन उड़ान दे सके, अपनी तैयारी को बेहतरीन उड़ान दे सके। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में जो फ्रेंड वो 5 मंत्र संकलित है, ठीक ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है फ्रेंड, 5 मंत्र संकलित है, ठीक ना। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है कि अणु से छोटा क्या है, बताइए अणु से छोटा कौन है। देखिए यहां था कि अणु से भी छोटा कौन है, मतलब कि अणु से भी छोटा कौन है। आप लोग को इसका चैट बॉक्स में आंसर देना है कि अणु से भी छोटा कौन है। तो अणु से भी छोटा, ठीक ना, अणु से भी छोटा जो है कौन है, तो आत्मा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अणु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा है। अनोर अन्यान महतो महियान, यानी अणु से भी छोटा और महान से भी महान, ठीक ना। कौन है, तो आत्मा है। कौन है, आत्मा है। आप सभी को ध्यान देना है, ठीक ना। तो अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा। और महान से भी महान कौन है, तो हमारा वही आत्मा है, ठीक ना। महान से महान कौन है, आत्मा, ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट, किसकी जय होती है, यानी किस कहने का मतलब हुआ कि इनमें से किसकी जीत होती है, ठीक ना। मंगलम पाठ में जो है हम लोग को बताया गया है कि किसकी जीत होती है, ठीक ना। तो सत्य में बजयते ना निर्तम, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, वो सत्य की नहीं। आप लोग को श्लोक ध्यान में होगा, ठीक ना। सत्य की हमेशा जीत होती है, वो सत्य की नहीं। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। यानी किसकी जय होती है, तो किसकी जय होती है फ्रेंड, तो वो सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि बहती नदी कहाँ मिलती है, बताइए बहती नदी जो है फ्रेंड वो कहाँ मिलती है, तो बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, बहती हुई नदियां जो है वो कहाँ मिलती है फ्रेंड, तो वो समुद्र में अति मिलती है, ठीक ना, कहाँ मिलती है, समुद्र में। आप सभी को ध्यान देना, ठीक ना, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक ना। हमारे श्लोक में बताया गया है, हमारे मंगलम पाठ में बताया गया है कि नदा स्यंदमाना समुद्रे, ठीक ना, कि बहती हुई नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके कहाँ मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। और उसी प्रकार से विद्वान पुरुष का भी कोई नाम नहीं होता है, ठीक ना, बल्कि विद्वान पुरुष जो है अपने ज्ञानता के कारण जाने जाते हैं, ठीक ना। अब विद्वान पुरुष का भी कोई नाम नहीं होता, बल्कि वो किसके कारण जानते हैं, अपने ज्ञानता के कारण जानते हैं, ठीक ना। सेम उसी प्रकार से मतलब कि कहने का मतलब हुआ विद्वान पुरुष की तुलना जो है वो नदी से किया गया है मंगलम पाठ में, कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है और उसके बाद समुद्र कहलाने लगती है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष का भी कोई नाम नहीं होता है, बल्कि विद्वान पुरुष क्या करते हैं, अपने ज्ञानता के कारण जानते हैं, ठीक ना, और उनका प्रत्येक जो है जयकार लगाया जाता है। तो वही यहाँ पर उसी से क्वेश्चन है कि बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है फ्रेंड, तो बहती हुई नदियां जो मिलती है फ्रेंड वो समुद्र में मिलती है, ठीक ना, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, बताइए जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है तत्व, ऑप्शन नंबर बी है शरीर, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड वो देवता, और ऑप्शन नंबर डी है राक्षस। ऑप्शन नंबर डी है राक्षस। बताइए जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करते हैं, तो देखिए फ्रेंड जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है ईश्वर वास करता है, ठीक ना, ईश्वर कहीं नहीं है बल्कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या कर रहे हैं, ईश्वर वास कर रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो यहाँ पर ईश्वर को जो है तत्व मानकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को ध्यान रखना है जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व क्या करते हैं, वास करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को यहाँ पर शब्द बदल के तत्व दिया है, ठीक ना, तत्व वास करते हैं। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या वास करते हैं फ्रेंड, तो तत्व वास करते हैं, यानी ईश्वर वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन कट रहा है, चलिए अब नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। बताइए ब्रह्मा को प्राप्त करना है, हम लोग को भगवान को प्राप्त करना है, तो किस उपनिषद में बताया गया है। कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेतास्त्रो उपनिषद में, बताइए मुंडको उपनिषद में, किस उपनिषद में बताया गया आप सभी को बताना है, ठीक ना, मुंडको उपनिषद में, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है मुंडको उपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया फ्रेंड, तो मुंडको उपनिषद में बताया गया, ठीक ना। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया, मुंडको उपनिषद में बताया गया। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। बताइए देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, क्या आते असत्य से, बिल्कुल नहीं, क्रोध से बिल्कुल नहीं, मोह से बिल्कुल नहीं, बल्कि आप लोग को यदि देवलोक का रास्ता प्राप्त करना है, आप लोग को देवलोक जाना है, तो आपको हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना होगा। और इस सत्य के रास्ते पर ना जाने आपको कितना तकलीफ करना होगा, तकलीफों का सामना करना होगा, कितना संघर्ष करना होगा, ठीक ना। क्योंकि देवलोक आप लोग को ऐसे ही नहीं मिलेगा। देवलोक प्राप्त करने के लिए आपको सत्य, अपने आप से सत्य होना पहले नितांत आवश्यक है, और इस सत्य के रास्ते पर आपको चलना है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप लोग क्या हो सकते हैं, देवलोक का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो देवलोक का मार्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, सत्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, सत्य से, ठीक ना, सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है सत्य से क्या प्राप्त होता है। बताइए अभी जस्ट देखिए उसी क्वेश्चन का रिवर्स है, उसी क्वेश्चन का क्या है, ये रिवर्स कर दिया है, ठीक ना, उसी क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया है। बताइए सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से जो प्राप्त होता है फ्रेंड वो देवलोक प्राप्त होता है, ना। सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। 10 का 80 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। सत्य से क्या प्राप्त होता है फ्रेंड, देवलोक प्राप्त होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, ठीक ना। मृत्यु को बस में बताइए कौन कर लेते हैं, मूर्ख लोग कर लेते हैं, अज्ञानी लोग कर लेते हैं, विद्वान लोग कर लेते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है कि मृत्यु को बस में कौन लोग कर लेते हैं, जल्दी बताइए मृत्यु को बस में कौन लोग करते हैं।
ठीक है ना। मंगलम पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं फ्रेंड, तो मृत्यु को भी बस में कर लेते हैं विद्वान पुरुष, ठीक ना। मृत्यु को भी बस में कौन कर लेते हैं, विद्वान पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। मृत्यु को भी बस में कौन कर लेते हैं, विद्वान पुरुष। मृत्यु को भी बस में कौन कर लेते हैं, विद्वान पुरुष कर लेते हैं, ठीक ना। हम 2-3 बार इसलिए रिपीट करना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसकी जय नहीं होती है, बताइए किसकी जीत नहीं होती है। कहने में लोग किसकी जीत नहीं होती है, अभी जस्ट बताएं। सत्य में विजयता न निर्ता, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की नहीं, ठीक ना, असत्य की नहीं। तो किसकी जय नहीं होती फ्रेंड, तो असत्य की नहीं होती, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। किसकी जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती, ठीक ना, असत्य की जय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि बताइए उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया, ठीक ना। उपनिषद में फ्रेंड किस महिमा का वर्णन किया गया है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया, ठीक ना। आप लोग को बताना है क्या, स्व विषय मतलब अपने आप के विषय के बारे में, क्या पर पुरुष यानी परम पुरुष के बारे में, पर पुरुष के बारे में बताया गया है, मतलब कि देव पुरुष के बारे में बताया गया, यानी भगवान के बारे में नहीं, तो परम पुरुष के बारे में बताया गया, ठीक है ना। किसके बारे में, परम पुरुष। जो व्यक्ति परम पुरुष है, जो विद्वान है, ठीक है ना, उपनिषद में उसी के बारे में बताया गया, ठीक है ना। उपनिषद में जो है फ्रेंड उसी के बारे में बताया गया, परम पुरुष के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम बताएं ऊपर, उपनिषदों की संख्या कितनी है, सबका चैट बॉक्स में आंसर लिखाना चाहिए, ठीक ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए, फटाफट बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या जो फ्रेंड कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है फ्रेंड वो 108 है। जिस भी स्टूडेंट का 108 आ रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, ठीक ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है फ्रेंड, 108, ठीक ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है फ्रेंड, बताइए जल्दी। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो व्याख्या की गई है फ्रेंड वो कठोर उपनिषद में किया गया, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, आत्मा के गूढ़ रहस्य यानी आत्मा के विषय में जो रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है कि आत्मा मतलब क्या, अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, ठीक ना। और ये गूढ़ रहस्य जो है किसमें बताया गया है, तो ये गूढ़ रहस्य जो है फ्रेंड वो कठोर उपनिषद में बताया गया है। 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया, बताइए। अब बताइए परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, इसका आंसर आप सभी को चैट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, ठीक ना। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, और ऐसे ठीक ना जो भी हम लोग पीडीएफ आपको भेजेंगे वहां पे इसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर बताना है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, आप लोग को इसका चैट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया, ठीक है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताइए किसमें बताया गया है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किसमें बताया गया फ्रेंड, तो ज्ञानी और अज्ञानी में जो अंतर बताया गया फ्रेंड वो श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया गया, ठीक ना। श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया गया, ठीक ना। श्वेतास्त्र उपनिषद में जो है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में जो है अंतर बताया गया, ठीक ना। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया, श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया गया, ठीक ना। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किसमें बताया गया, श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, बताइए सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो ये फर्स्ट श्लोक की हमारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम मुखम, यानी सोने जैसे चमकीले आवरण से, ठीक ना, सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है, ठीक ना। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है फ्रेंड, तो हिरण्मयेन पात्रेण से, ठीक ना। हिरण्मयेन पात्रेण से, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, ठीक ना, हिरण्मयेन पात्रेण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्य का खजाना कहाँ है, बताइए सत्य का खजाना कहाँ है फ्रेंड, तो सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक में है, नरक लोक में है, देव लोक में है, बताइए कहाँ है सत्य का खजाना, कहाँ है फ्रेंड, बताइए जल्दी आपको बताना है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का जो खजाना होगा फ्रेंड वो सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में, ठीक ना। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में, ठीक। देखिए फ्रेंड ये जितना भी हम 19 क्वेश्चन किए सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से आपके चैप्टर नंबर 1 से यदि क्वेश्चन आता है तो ये 19 क्वेश्चन में से आपका एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक ना। और अब हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं वो हमारा हो जाता है स्टार्ट, मतलब कि ये चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का, ठीक है ना। पाटलिपुत्र वैभवम का हो जाता है। तो आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर देते जाना है, बताइए
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है ना। मेगास्थनीज जो है फ्रेंड पटना वो किसके समय में आया था, जल्दी जल्दी बताइए। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था फ्रेंड, तो मेगास्थनीज जो है पटना, देखिए फ्रेंड मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। जब मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो मेगास्थनीज आया था और इसी के दरबार में कुछ दिन रुके थे और भारत के बारे में जो कुछ भी देखे सुने हैं और वो क्या किए हैं, अपने पुस्तक इंडिका में उसकी रचना करवाए। और यही कारण है कि भारतीय इतिहासकार का जो जनक है वो मेगास्थनीज को माना जाता है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था फ्रेंड, तो मेगास्थनीज जो है पटना वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या आया था, मेगास्थनीज जो है पटना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था, बताइए यूनान का राजदूत कौन था फ्रेंड, यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत कौन था फ्रेंड, तो उसका भी आंसर क्या होगा, तो यूनान का भी राजदूत कौन था फ्रेंड, यूनान का भी राजदूत था वो मेगास्थनीज था, ठीक ना। वो कौन थे, मेगास्थनीज। यूनान का भी राजदूत कौन था, यूनान का सेल्यूकस राजा कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यूनान का राजदूत कौन था फ्रेंड, तो मेगास्थनीज था, ठीक ना। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, बताइए किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ठीक ना। किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो फ्रेंड वो उत्कृष्ट थी, बताइए जल्दी बताइए। आप लोग को बताना है कि किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्ट थी, तो वो जो थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र जो है काफी खूबसूरत था और एक महान नगर के रूप में विकसित हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड वो पटना में कौमुदी महोत्सव, पटना में जो है कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड वो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, बताइए। मतलब किस वंश के शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक ना। तो किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था फ्रेंड, तो ये गुप्त वंश के शासन काल में जो है पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आप सभी को ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक ना, गुप्त वंश के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, बताइए। कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड वो किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता, ठीक ना, शरद ऋतु में मनाया जाता। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता, शरद ऋतु में, ठीक ना, शरद ऋतु में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता, ठीक ना। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कूटनीमत काव्य के कवि कौन थे, बताइए। कूटनीमत काव्य के कवि कौन थे फ्रेंड, तो कूटनीमत काव्य के जो कवि थे फ्रेंड वो कौन थे, वो थे दामोदर गुप्त, ठीक ना। कूटनीमत काव्य किनकी रचना है, दामोदर गुप्त की है, ठीक ना। दामोदर गुप्त की आप सभी को ध्यान रखना है कि कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त, ठीक ना, दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, बताइए। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा, इनमें से कौन था फ्रेंड, तो सरस्वती का कुलगिरी जो था वो पाटलिपुत्र नगर था। और अभी भी जो है सरस्वती का कुलगिरी कौन है, पाटलिपुत्र नगर ही है, ठीक ना। विद्वान लोग पहले ही मतलब कि एक संदेश दे दिए थे कि पाटलिपुत्र नगर अर्थात पटना जो है भविष्य में सरस्वती का कुलगिरी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा कलह, आग, अग्नि, पावक का हमेशा क्या रहेगा, डर रहेगा। और वास्तव में ऐसा है, पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर जो है अभी सरस्वती का कुलगिरी है। और अभी मतलब कि विदेश से भी जो है कोचिंग क्या हो रहे हैं, उठ करके पटना में स्थापित हो रहे हैं। जो कोटा में पहले बच्चा पढ़ने जाते थे वो पटना में आकर के पढ़ रहे हैं और पटना में भी अब प्रत्येक चीज का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक ना। तो विद्वान महापुरुष जो है पहले ही अनुमान लगा लिए थे कि पाटलिपुत्र जो नगर होगा वो भविष्य में क्या होगा, सरस्वती का कुलगिरी है। और अभी वास्तव में क्या है, सरस्वती का कुलगिरी है। जितना भी अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थान है वो पटना में ही क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक ना। तो सरस्वती कुलगिरी कौन सा महानगर था फ्रेंड, तो सरस्वती का जो कुलगिरी था वो पाटलिपुत्र नगर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, बताइए।
परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई फ्रेंड? तो परिभूत पुरंदर स्थान की संज्ञा जो है फ्रेंड वो किस नगर को दिया गया? तो ये भी जो है फ्रेंड पाटलिपुत्र नगर को ही दिया गया, ठीक ना। किस नगर को दिया गया? पाटलिपुत्र नगर को ही दिया गया, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किस नगर को दिया गया फ्रेंड? तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया, ठीक ना। पाटलिपुत्र नगर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में भी पूछ सकता है, ठीक ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है फ्रेंड वो पाटलिपुत्र में ही, ठीक ना। पाटलिपुत्र नगर में ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे फ्रेंड वो सिख के थे, ठीक ना। सिख संप्रदाय के थे, ठीक ना। सिख धर्म से ये क्या करते थे? संबंधित थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, ठीक ना। 5वां गुरु पूछता है एग्जाम में, तो 5वां गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव राय। आप सभी को ध्यान रखना है। और 10वां पूछता है तो 10वां कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्र महानगर में हुआ, ठीक ना, जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? देखिए अभी जस्ट बोले क्वेश्चन, तो सिखों के 10वें गुरु जो कौन थे फ्रेंड? तो वही गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से ... गुरु आसित, मतलब बोल रहा है कि गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो 10वां गुरु आसित, यानी 10वें गुरु थे, ठीक ना। रिक्त स्थान की पूर्ति हमको बोल रहा था करने के लिए, तो 10वां गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वां गुरु। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है फ्रेंड वो किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, हालांकि वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक ना। हालांकि कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। लेकिन पूछ रहा है कि ये किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये किस नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो ये जो प्रसिद्ध है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। गुरुद्वारा, ठीक ना। आप लोग देखेंगे कि पंजाब से जितना मतलब कि सिख संप्रदाय के लोग हैं वो गुरुद्वारा अवश्य जाते हैं घूमने के लिए, ठीक ना। तो क्योंकि वहां पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है और गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को जो हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। किस नाम से जानते हैं? तो गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है फ्रेंड वो पटना शहर का क्या है? वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का वर्णन है। आप सभी को ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तभी जस्ट बताया है कि दामोदर गुप्त जो है कूटनीमत काव्य की रचना की है, ठीक ना। कूटनीमत काव्य की रचना कर कौन है फ्रेंड? तो वो दामोदर गुप्त, ठीक ना। कौन है? दामोदर गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थे? बताइए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी नहीं और किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है, ठीक ना। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी फ्रेंड? तो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड? पटना का इतिहास कितना पुराना? देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पटना का इतिहास जो है फ्रेंड यदि वास्तव में आपके जो संस्कृत पुस्तक में दिया गया है उसका यदि हिंदी अनुवाद करते हैं तो वहां पर 2000 वर्ष होता है। लेकिन बहुत सारे संस्थान में बहुत सारे ये वेबसाइट पे यदि हम सर्च किए हैं तो पटना का इतिहास जो है फ्रेंड वो 2500 वर्ष पुराना बताया गया, ठीक ना। 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ठीक ना। और आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 2000 वर्ष पुराना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? देखिए बताइए पटना शब्द जो है फ्रेंड वो पट्टन देवी के नाम से बना, ठीक ना। पत्तनम देवी के नाम से बना, ठीक ना। पत्तनम, ठीक ना। पत्तनम देवी के नाम से बना है पटना शब्द, क्योंकि पतन देवी जो थे पटना की नगर पालिका देवी थे, ठीक ना। और उसी का नाम पटना का नाम पटना पर आ गया, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पत्तनम। पत्तनम के नाम पर जो है पटना का नाम क्या पड़ा? पटना पड़ गया। पटना में गंगा नदी पर कौन से सेतु? बताइए पटना में जो है गंगा नदी पर एशिया का सबसे लंबा सेतु है, अर्थात एशिया के सबसे लंबा पुल है। बताइए कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, गांधी सेतु, ठीक ना। कौन सा सेतु? गांधी सेतु, ठीक। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है फ्रेंड? तो ये गांधी सेतु है। आप सभी को ध्यान रखना है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? वो गांधी सेतु है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक ना।
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? बताइए, पटना में हमेशा युद्ध, आग और भय रहेगा, किसने कहा था? अभी जस्ट हम बताए, ठीक ना, अभी जस्ट मतलब कि ये चीज हम बताए हैं। तो ये जो कह कर गए थे फ्रेंड, वो भगवान बुद्ध जो है कह कर गए थे कि पटना तो है भविष्य में एक विशाल नगर रहेगा, पटना सरस्वती का घर रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का हमेशा भय रहेगा। और आप वास्तव में भी देख सकते हैं कि पटना में जो है बरसात के मौसम में क्या होते हैं, बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहती है और यहाँ पर युद्ध की हमेशा संभावना रहती है और आग भी हमेशा समय समय पर वहाँ पर लगते रहता है। तो पहले के महान महान विद्वान पुरुष जो अनुमान लगाए वो भी वास्तविकता में क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं, ठीक ना। वो वास्तविक में भी क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था फ्रेंड? तो ये भगवान बुद्ध कहे थे, ठीक ना। कौन कहे थे? भगवान बुद्ध कर गए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गोलघर कहाँ है? तो गोलघर जो है फ्रेंड, ये गोलघर कहाँ है फ्रेंड? तो गोलघर जो है पटना में। और गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से वहां पर बनाया गया था, ठीक ना। गोलघर कहाँ है फ्रेंड? तो ये पटना में, ठीक ना। गोलघर कहाँ है? पटना में। और इसकी स्थापना लगभग 1785 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है कि वहीनह का अर्थ क्या है? बताइए, वहीनह का अर्थ क्या है फ्रेंड? वहीनह का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो वहीनह का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो आग होता है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, वहीनह का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? वो आग होता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। वहीनह का अर्थ क्या होता है? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? बताइए, पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था फ्रेंड? तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में, मध्यकाल में, ठीक ना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक ना, मध्यकाल में। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो क्या है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताइए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है फ्रेंड? तो पटना जो नगर की पालिका देवी है फ्रेंड वो पटन देवी, ठीक ना। कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन है? बताइए, राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन है फ्रेंड? तो राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ जो है वो काव्य मीमांसा है, ठीक ना। कौन है? काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है कि राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ जो है फ्रेंड वो काव्य मीमांसा है, ठीक ना। कौन है? काव्य मीमांसा, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांता भविष्यति, यह किनकी युक्ति है? तो वही कहने का मतलब हो रहा है कि ग्रामोयस्य महानगरम भविष्यति, ये महानगर ये ग्राम जो है भविष्य में एक महानगर होगा, किंतु कलह, अग्नि, जल का क्या रहेगा? यहाँ पर हमेशा भय रहेगा। ये किसका कथन है फ्रेंड? तो ये जो किनका कथन है? ये भगवान बुद्ध का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप सबका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखने के साथ आपको आंसर आना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन देखें, आप उसका आंसर फटाफट चैट बॉक्स में क्या कीजिए? लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था फ्रेंड? तो देखिए मेगास्थनीज जो था फ्रेंड, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था, ठीक ना। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था फ्रेंड? यूनान का राजदूत था। आप सभी को ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो बताइए, पुरंदर पद का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो पुरंदर पद का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो इंद्र होता है, ठीक ना। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? इंद्र। आप सभी को ध्यान रखना है, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? इंद्र होता है, ठीक ना। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? इंद्र होता है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना कहाँ बसा हुआ है, ठीक ना। बताइए, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो है फ्रेंड वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस राज्य की राजधानी है? बताइए, पटना किस राज्य की राजधानी फ्रेंड? तो पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। फिर बोल रहा है पाटलिपुत्र किसका नया नाम नहीं फ्रेंड? यहाँ पर होगा पुराना नाम, ठीक ना। पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है, ठीक ना। पाटलिपुत्र यहाँ पर नया नहीं, पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है फ्रेंड? तो ये पटना का जो है पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वही लोग क्वेश्चन दे दिया है, रिपीट कर दिया है कि पटना का पुराना नाम क्या है? बताइए, पटना का पुराना नाम क्या है? तो देखिए पटना का पुराना नाम पुष्पपुर तो है ही, ठीक ना। पाटलिपुत्र है ही, कुसुमपुर है ही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। सभी पटना का जो पुराना नाम है फ्रेंड वो क्या है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ठीक ना। ये सब किसका नाम है? तो पटना का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? बताइए, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो पाटलिपुत्र नगर में जो है वो गोल घर प्रसिद्ध है, ठीक ना। ताजमहल तो यहाँ पाटलिपुत्र में है भी नहीं, ताजमहल आगरा में, ठीक ना। राजमहल भी नहीं है, जल मीनार भी नहीं है।
तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध था फ्रेंड, तो ये गोलघर, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध था, गोलघर प्रसिद्ध था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण किया गया है। तो गंगा नदी के ऊपर जो है फ्रेंड पटना में किस सेतु का निर्माण किया गया है, तो गांधी सेतु का निर्माण किया गया है, जो कि एशिया का सबसे लंबा पुल है, ठीक ना। एशिया का क्या है, सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। देखिए जस्ट ये क्वेश्चन बोले हैं, एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है फ्रेंड वो गंगा नदी पर, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक ना। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, बताइए पटना के किस दिशा में गंगा बहती है फ्रेंड। तो पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा बहती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पटना के उत्तर दिशा में कौन बहती है फ्रेंड, गंगा बहती है, ठीक ना। पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर बुद्ध काल होगा, ठीक ना। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र का नाम था फ्रेंड वो पाटलिग्राम था। आप सभी को ध्यान रखना है। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम। आप सभी को ध्यान रखना है कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था, ठीक ना। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम। नेक्स्ट है कि पटना में बहुत बार कौन आया है। तो देखिए पटना में जो है बहुत बार कौन आया फ्रेंड, बताइए पटना में बहुत बार कौन आया था। पटना में जो फ्रेंड बहुत बार जो है ये भगवान बुद्ध आया था, ठीक ना। पटना में बहुत बार कौन आया था, भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। पटना में बहुत बार कौन आया था, तो भगवान बुद्ध आए थे, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, पटना में बहुत बार कौन आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, बताइए किसने कहा था पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा भगवान बुद्ध ही कहे थे कि पटना जो भविष्य में महानगर होगा, ठीक ना। पटना क्या होगा, भविष्य में महानगर होगा। नेक्स्ट है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। महावीर मंदिर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है फ्रेंड, ठीक ना। महावीर मंदिर जो है पटना में है, ठीक ना। महावीर मंदिर कहाँ है, पटना में। जो फ्रेंड घूमने नहीं गए अवश्य घूमने जाइए, ठीक ना। महावीर मंदिर जो है पटना का महावीर मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक ना। हालांकि हम भी गए हैं घूमने के लिए, बस जाना जंक्शन के थोड़ा आगे है, पटना जंक्शन के थोड़ा सा ही आगे है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, बताइए। कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड वो किस शासनकाल किसके शासनकाल में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। अभी जस्ट बताया, ठीक ना। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, बताइए। कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र नगर में मनाया जाता था ना। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते थे। तो देखिए कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड वो दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देते थे, ठीक ना। किसके, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या होते थे, कौमुदी महोत्सव दिखाई देते थे, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। कौमुदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देते थे। नेक्स्ट है कि नगर के समीप में किसका बहुत सा उत्पादन होता था, ठीक ना। तो नगर के समीप जो है फ्रेंड वो फूल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था और विशेष करके पाटल पुष्प जिसको हम लोग गुलाब का फूल कहते हैं, ठीक ना। गुलाब का फूल का जो है बहुत ज्यादा समीप में, नगर के समीप में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता था, ठीक ना। पाटल पुष्प अर्थात तो गुलाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई थी, बताइए। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ था फ्रेंड, तो किसके शासन काल में, तो राजा अशोक के समय में जो है पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुई थी ना। राजा अशोक के समय में जो है फ्रेंड पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुई थी ना। राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुई थी। नेक्स्ट है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया था, बताइए। कौमुदी महोत्सव, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौमुदी महोत्सव जो है फ्रेंड उस शरद काल में मनाया जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था, बताइए। मुगल काल में जो फ्रेंड किसका उद्धार हुआ था, तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, पाटलिपुत्र ही होगा कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था फ्रेंड, तो पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, बताइए। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, तो इंद्रलोक जो है फ्रेंड वो भी पाटलिपुत्र नगर को ही कहा जाता है, ठीक ना। इंद्रलोक किसको कहते हैं, तो पाटलिपुत्र नगर को ही कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पे आकर जो हमारा चैप्टर 2 पाटलिपुत्र क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 से करेंगे, ठीक ना। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, अलस कथा, ठीक ना। जिसका नाम क्या है, अलस कथा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए अलस कथा पाठ जो है फ्रेंड वो विद्यापति के द्वारा जो है रचित है और ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है।
और इसमें आलस्य को जो है विद्यापति शत्रु मानते हैं। विद्यापति जो है एक मैथिल कवि हैं और ये अपने जो मतलब कि कथा होते हैं, कथा या फिर कविता, वो संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी लिखते हैं, ठीक ना। तो विद्यापति जो है मैथिल कवि तो हैं और इसके साथ साथ ये संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी लिखते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है आलस्य को विद्यापति शत्रु मानते हैं और शत्रु को मानते हुए हमें किस प्रकार से आलस्य को दूर करना चाहिए, और जो व्यक्ति वास्तविक में आलसी है समझिए तो वो अपने अंदर सबसे बड़ा शत्रु को पाल रहे होते हैं, ठीक ना। तो इसमें विद्यापति हम लोग को यही बताने की चेष्टा किए हैं कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रत्येक काम को अपने समय पर सही तरीका से सही ढंग से करना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है फ्रेंड। तो अलस कथा पाठ के जो रचयिता है वो विद्यापति है, ठीक ना। कौन है? विद्यापति है, मैथिल कवि विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? मैथिल कवि विद्यापति। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड वो क्या है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए। अभी जस्ट बताए हैं कि अलस कथा पाठ जो है फ्रेंड वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो अलस कथा पाठ जो है फ्रेंड वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अलस कथा पाठ जो है फ्रेंड वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से क्या है? संकलित है, ठीक ना। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से क्या है? संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, थोड़ा सा इस पीडीएफ को जूम कर देते हैं, ठीक ना। आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब आप लोग को सही दिख रहा होगा पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिल भाषा के कवि कौन है, बताइए। मैथिल भाषा के कवि कौन है फ्रेंड? तो अभी जस्ट बताए हैं मैथिल भाषा के जो कवि हैं वो विद्यापति है, ठीक ना। मैथिल भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिल भाषा के कवि कौन है? विद्यापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरेश्वर कौन था, बताइए। बीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के राजा नहीं थे, ठीक ना, बल्कि बीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं और वो जल्दी जल्दी में के चक्कर में क्या करते हैं? मार देते हैं मिथिला के राजा। नहीं, साफ साफ पुस्तक में लिखा हुआ है कि बीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे, ठीक ना। बीरेश्वर क्या थे? मिथिला के मंत्री थे। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। बीरेश्वर क्या थे? मिथिला के मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी भूख को मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करते, ठीक ना। तो अपनी भूख को मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करते हैं फ्रेंड? तो अपनी भूख को मिटाने के लिए जो है वो आलसी लोग कुछ नहीं करते, ठीक ना। आलसी लोग तो इतना आलसी होते हैं कि अपने भूख को मिटाने के लिए भी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ठीक ना। भूखे हुए रह जाएंगे, वो इसका मंजूर है, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, ठीक ना। आलसी लोग को क्या होता है? ये पहचान होता है, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो विद्यापति जो है इनको भी दूर करना चाहिए, इनको दूर करने का कोशिश किए इस पाठ के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बताइए। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है फ्रेंड? तो सबसे बड़ा शत्रु जो है विद्यापति बताते हैं कि हमारे शरीर में और हमारे आसपास का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आलस्य ही है। यदि हम आलस्य को दूर कर दें तो हमारा शत्रु भी हमसे दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आलस्य नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर आलस्य होगा, ठीक ना। यहाँ पर आलस्य होगा, आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है फ्रेंड? तो आलस्य ही है, ठीक ना। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड? थोड़ा नेक्स्ट हमारे पास है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, ठीक ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ऑप्शन मिस्टेक हो गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? आपको हम ऑप्शन देते हैं 1 2 3 4, बताइए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी फ्रेंड? 1 2 3 4 में बताइए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी फ्रेंड वो 4 थी, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। नेक्स्ट है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, बताइए। अभी जस्ट बताया है कि नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं फ्रेंड? तो नीतिकार आलस्य को जो है सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, ठीक ना। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, बताइए। अलसशाला में जो फ्रेंड आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में जो आग लगाई गई थी फ्रेंड वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, ठीक ना। आलसियों की, इसमें कौन आलसी और कौन मतलब कि ऐसे ही मतलब कि बनावटी आलसी है, ठीक ना। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है अलसशाला में क्या लगाया गया था? आग लगाया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। देखिए जब आलसियों के परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया था फ्रेंड, तो वहां से जितने भी लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन 4 लोग जो है वो उस जो जहां भी वो मतलब कि ठहरते थे उसमें ही छुपे रहे। तो योगी पुरुष जो थे, ठीक ना, जो आलसियों की जांच के आलसियों के जांच के लिए आग लगाए थे, वो योगी पुरुष जो है उन चारों आलसियों को जो है बाल पकड़ के क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक ना।
बाल पकड़ कर क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये किसी न किसी ईयर में क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अलस कथा पाठा कुतः संकलिता, मतलब अलस कथा पाठ जो है किससे संकलित है। तो अलस कथा पाठ जो है फ्रेंड वो पुरुष परीक्षाता यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि अलस कथा पाठ जो किससे संकलित है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब अलसशाला में आग लगाया गया था तो आग के डर से कितने आलसी नहीं भागे थे, ठीक ना। तो आग के डर से जो फ्रेंड वो 4 आलसी नहीं भागे थे, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि जब अलसशाला में आग लगा दिया गया था तो फिर भी आग के डर से 4 आलसी क्या हुए थे, नहीं भागे थे, ठीक ना। सोच लीजिए कितना आलसी था, आग को भी देख करके वो नहीं भागा, ठीक ना। नेक्स्ट है कि वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर कैसे मंत्री थे फ्रेंड, तो वीरेश्वर जो थे फ्रेंड वो एक दानशील मंत्री थे ना, दानशील मतलब दयालु और दानवान थे वीरेश्वर, ठीक ना। मिथिला जो मंत्री थे वीरेश्वर वो दानशील थे, ठीक ना, दानशील थे। आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है पतेरेव गति बालनाम जननी गति, यानी मतलब कि बोल रहा है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भराएगा, आप लोग को भरना है बालनाम जननी गति, यानी एक बालक को जो गति मिलता है, एक बालक अपने आप जो विकसित करता है वो अपने माता को सहारा लेकर विकसित करता है ना, अपने माँ की सहारा लेती है। तो एक स्त्री को विकसित होने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जीवन भर के लिए, तो उसको जो है अपने पति के सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो होगा स्त्री नाम, ठीक है ना, स्त्री नाम यानी पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों की गति जो मिलती है वो उसके पति से मिलती है, और बाला नाम जननी गति, और बालक को गति किससे मिलती है, तो उसकी माता से मिलती है, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो वो है कि स्थिति सौकर्य मूला ही के अति डोट 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 के धावंती जनतवा। देखिए यहाँ भी जो है बोल रहा है कि उक्ति किस पाठ से संकलित है ना। तो बताइए ये जो पंक्ति है किस पाठ से संकलित है फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है हम लोग अलस कथा पाठ से पढ़ रहे हैं, ये अलस कथा पाठ से संकलित होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि अलस अते क्या है, थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड कि अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, बताइए मिथिला में कौन मंत्री थे फ्रेंड, कि अलस कथा पाठ के अंतर्गत जो है मिथिला के मंत्री कौन थे फ्रेंड, तो मिथिला के जो मंत्री थे वो वीरेश्वर था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है वीरेश्वर, ठीक ना। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। नेक्स्ट है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, बताइए अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे फ्रेंड, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण जो है फ्रेंड वो दूषका यानी दूषित लोग कर रहे थे ना, दूषित लोग, ठीक ना, दूषका कर रहे थे ना, दूषका। नेक्स्ट है कि वीरेश्वरास्य स्वभावा कीदृशा आसीत, यानी वीरेश्वर के स्वभाव जो है वो कैसा था, तो वीरेश्वर के जो स्वभाव था फ्रेंड वो बताइए कैसा था, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था फ्रेंड, तो दानशील भी थे और करुणिक भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी क्योंकि वो दानशील भी थे और करुणिक भी थे, तो बी सी होगा, तो डी में क्या है बी एवं सी दोनों, तो बी एवं सी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है को अपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वर्षमान प्रवृनेति, किसने कहा, बोल रहा मतलब कि कोई यहाँ धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जो है मतलब कि क्या करे, बोल रहा है कि जल छिड़क करके मतलब पानी हमारे ऊपर छिड़क करके कंबल से कोई ढक दे, कोई ऐसा नास्तिक पुरुष नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ जब अति योगी पुरुष घर में आलसियों की जांच करने के लिए आग लगा दिया तो प्रत्येक तो भाग गया, लेकिन उसमें 4 आलसी क्या रहा, सोया ही रह गया, और उसमें से प्रत्येक आलसी क्या करता है, अपने आप में वार्तालाप करता है। जैसे पहला आलसी बोलता है अहो यहाँ कथम कोलाहला अस्ति, मतलब कि अहो मतलब कि यहाँ पर क्या चीज का कोलाहला हो रहा है, तो दूसरा आलसी जवाब देता है, और तीसरा आलसी क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर पानी छिड़क दे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को इसका संवाद और प्रत्येक कहानी को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है जब तक आप कहानी और कथा को ध्यान में रखेगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, वो भी हिंदी में ही रहता है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अलस कथा पाठ में चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, पाटलिपुत्र नगर वैभव से, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो आपको कथा और कहानी को ध्यान में रखना है, तब आप सब्जेक्टिव का उत्तर दे पाएंगे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, और तीसरा आलसी कहें तो अभी तो बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अलसताला में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, बताइए। अलसताला में जो है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे फ्रेंड, तो ये ध्रुत आलस्य जो है बनावटी आलस्य को दिखाकर क्या कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अलसताला में आग किस लिए लगाई गई थी, तो अभी जस्ट बताए हैं, सॉरी अलसताला में आग किसने लगाई थी, तो अलसताला में जो है फ्रेंड आग जो है अलसताला के कर्मचारी लगाया था, ठीक ना। अलसताला के कर्मचारी लगाया था अलसताला में आग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलसताला में जो है आग कब लगाया गया था, देखिए अलसताला में जो है फ्रेंड आग कब लगाया गया था, जब सभी आलसी सो रहा था, ठीक ना। जब प्रत्येक आलसी सो रहा था तब अलसताला में आग लगाया गया था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि अलसताला में कब आग लगाया गया था, तो जब सब आलसी सो रहे थे तब आग लगाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अलस कथा पाठ में ओह कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति रखी, अभी जस्ट बताए हैं ये किसकी उक्ति है। जब अलसताला में आग लग जाता है और प्रत्येक आल से भाग जाता है, चार आल से मात्र बचता है, तो चारों आल से आपस में क्या करता है, बात वार्तालाप करता है, जिसमें से पहला आल से क्या करता है, अहो कथमयम कोलाहला, अरे यहाँ क्या चीज का मतलब कि हल्ला हो रहा है, तो किस आलसी की उक्ति है फ्रेंड, तो पहला आलसी की उक्ति है। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, बताइए। घर में लगे आग को देखकर फ्रेंड वो कौन लोग पलायमान हो गए, तो घर में लगे आग को देखकर जो है फ्रेंड वो कौन लोग पलायमान हो गए, तो ध्रुत लोग, ठीक ना। जो ध्रुत आलसी थे वो घर में लगे आग को देखकर क्या हो गए, पलायमान हो गए, ठीक ना। देखिए फ्रेंड ये जो अलस कथा पाठ का जो क्वेश्चन था वो हम लोग पूरा यहाँ तक कवर कर दिए। अब हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन वो संस्कृत साहित्य लेखिका से, ठीक ना, संस्कृत साहित्य लेखिका से। तो आप सभी को इसका भी आंसर देना है और आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, बताइए। विजय भट्टारिका जो है वो किसकी पत्नी थी, बताइए। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी फ्रेंड, तो विजय भट्टारिका जो फ्रेंड वो किसकी पत्नी थी, चंद्र आदित्य की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, चंद्र आदित्य की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्र आदित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्यग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, बताइए। पंडिता क्षमा राव द्वारा लिखित सत्यग्रह गीता जो है किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो महात्मा गांधी, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो है कि गंगा देवी का समय क्या है, बताइए। गंगा देवी जो थे वो उसका समय क्या फ्रेंड, तो गंगा देवी का जो समय था फ्रेंड वो कौन सा शताब्दी था, तो ये 8वीं शताब्दी। आप सभी को ध्यान रखना है गंगा देवी का समय कौन था, 8वीं शताब्दी था, ठीक ना। गंगा देवी का समय कौन था, 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कि याग बालक की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, बताइए। याग बालक की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है फ्रेंड, तो याग बालक की अपनी पत्नी मैत्रेयी जो है आत्म तत्व की शिक्षा देती है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, आत्म तत्व की शिक्षा। याग बालक की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है, आत्म तत्व की शिक्षा देती है, ठीक ना। आत्म तत्व की शिक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो याग बालक की पत्नी कौन थी, बताइए। अभी जस्ट बताएं याग बालक की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, याग बालक की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, ठीक ना। याग बालक की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, ठीक ना। चलिए विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है फ्रेंड, तो विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, बताइए। विजयांका का जो काल था फ्रेंड वो अष्टम शतक था, ठीक ना। 8वीं शताब्दी कौन था, विजयांका का काल था, ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, बताइए। महाभारत में जो है फ्रेंड वो किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है फ्रेंड, तो महाभारत में जो है फ्रेंड वो सुलभा का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। सुलभा, आप सभी को ध्यान रखना है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो ये सुलभा का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, सुलभा। नेक्स्ट है किसके गीत देवता भी गाते हैं, बताइए। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के, ठीक ना। भारतवर्ष के जो है गीत फ्रेंड वो देवता भी गाते, ठीक ना। भारतवर्ष के जो गीत है वो देवता भी गाते, ये क्वेश्चन भारत में हिमाचल आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, बताइए। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है फ्रेंड, तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी, मित्रा, विजयांका, बताइए। वर्तमान समय की लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ठीक ना। वर्तमान समय के जो लेखिका फ्रेंड वो मिथिलेश कुमारी मिश्रा है, ठीक ना। मिथिलेश कुमारी मिश्रा, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो ये कवि दंडी, ठीक ना। कवि दंडी जो है फ्रेंड वो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, ठीक ना। और किसको कहा था, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक ना। किस कवित्री को जो है ये दंडी जो है सर्व शुक्ला सरस्वती कहे थे, बताइए। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है।
नेक्स्ट है कि ग्राम ज्योति का लिखित वती क्या है, बताइए। ग्राम ज्योति का लिखित वती मतलब ग्राम ज्योति किसने लिखा है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि ग्राम ज्योति जो है फ्रेंड वो किसने लिखा, बताइए। ग्राम ज्योति जो है किसने लिखा था फ्रेंड, तो ग्राम ज्योति जो है किसने लिखा था, बताइए। आप सभी को आंसर देना है। ग्राम ज्योति किसने लिखा था, तो ग्राम ज्योति फ्रेंड वो क्षमा राव लिखे थे ना। कौन लिखे थे, पंडिता क्षमा राव, ठीक ना। ग्राम ज्योति किसने लिखे थे फ्रेंड, ये क्षमा राव लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, बताइए। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है फ्रेंड, तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो फ्रेंड वो कौन है, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो है शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना, सभी है। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो ये अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, ठीक ना। याज्ञवल्क्य जो है आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला का मतलब कि जनक के सभा में जो है शास्त्र कुशल के रूप में कौन बैठते थे, बताइए। तो जनक के सभा में जो फ्रेंड शास्त्र कुशल के लिए जो है ये गार्गी बैठते थे। आप सभी को ध्यान रखना है ना, गार्गी कौन बैठते थे, गार्गी। आप सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थे, तो यह भी जस्ट क्वेश्चन पीछे आया है। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थे, फ्रेंड गार्गी थे, ठीक ना। कौन थे, गार्गी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है। देखिए समाज की गाड़ी जो है फ्रेंड वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष से ही समाज की गाड़ी चल रहा है, सिर्फ स्त्री से समाज की गाड़ी चल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज की गाड़ी जो है फ्रेंड वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ठीक ना। पुरुष और नारी दोनों से चलती है समाज की गाड़ी। नेक्स्ट है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कविताएं के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध, बताइए। इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध थे ना। तो इसका थोड़ा ऑप्शन हम लोग देख देते हैं फ्रेंड। तो इसका है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है, मतलब कि इसका पहला आंसर है जो फ्रेंड वो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 10, तीसरा है 20 और चौथा है 50। बताइए कितने लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट मिले हैं। तो ये जो है फ्रेंड आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर इसका बताना है कितने पद स्फुट मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र दिवस्य रागी ... एवं विजयांका इति मन्यते, बताइए। चंद्र आदित्य के रानी और ... एवं विजयांका किसे मानते हैं, ठीक ना, किसको मानते हैं, बताइए किसको मानते हैं फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, विजय भट्टारिका को मानते हैं, ठीक ना। चंद्र आदित्य की पत्नी जो है विजय भट्टारिका और इसको लोग विजयांका भी मानते हैं, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सा चा ... वर्ण सिद्धित, बताइए। सा चा ... वर्ण सिद्धित में कौन सा क्या भराएगा, इसमें से क्या भराएगा फ्रेंड। तो इसमें जो फ्रेंड भराएगा वो श्यामा भराएगा, ठीक ना, श्यामा, श्याम वर्ण, ठीक ना, क्या भराएगा, श्यामा, श्याम। ऑप्शन नंबर डी इससे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका ... नाम धया विदुषी अतीव प्रसिद्ध, मतलब कौन विदुषी जो है अधिक प्रसिद्ध है, बताइए। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन विदुषी अधिक प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव। आप सभी को ध्यान रखना है, पंडिता क्षमा राव जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है आधुनिक कवित्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, बताइए। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है फ्रेंड, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री जो है फ्रेंड वो पंडिता क्षमा राव, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, पंडिता क्षमा राव। आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि बरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है, तो बताइए। बरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है फ्रेंड, तो ये तिरुलांबा की। आप सभी को ध्यान रखना है, तिरुलांबा, ठीक ना। बरदाम्बिका परिणय चंपू महाकाव्य किसकी रचना है, तिरुलांबा की, है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं, बताइए। अथर्ववेद में जो है कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया फ्रेंड, तो अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। और ऋग्वेद में बताना है आप सभी को कितना ऋषिकाओं का वर्णन, ठीक ना, क्योंकि ऋग्वेद का भी आप लोग को बताया है, ठीक ना। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है आप सभी को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, बताइए। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड, तो वही पंडिता क्षमा राव। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैत्रेयी कौन है, बताइए। मैत्रेयी कौन है फ्रेंड, तो मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की क्या है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। मैत्रेयी कौन है फ्रेंड, याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। मैत्रेयी कौन है, याज्ञवल्क्य की
पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, बताइए। मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है फ्रेंड, तो मैत्रेयी का वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आप सभी को ध्यान रखना है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक ना। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, जस्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछे, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, बताइए। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है फ्रेंड, तो शंकर चरित्र के जो रचनाकार है फ्रेंड वो कौन है, तो शंकर चरित्र के रचनाकार जो है फ्रेंड वो पंडिता क्षमाराव है, ठीक ना। पंडिता क्षमाराव जो है शंकर चरित्र के रचनाकार है, ठीक ना। क्योंकि अभी देखिए फ्रेंड फास्ट कर रहे हैं, ठीक ना, फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को और बहुत सारे चैप्टर करना, ठीक ना। पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन राय की रानी कौन थी, बताइए। कंपन राय की रानी का नाम क्या था फ्रेंड, कंपन राय की रानी का नाम क्या था फ्रेंड, तो कंपन राय की रानी जो है गंगा देवी थी ना। कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी इससे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमाराव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया फ्रेंड, ठीक ना, बहुत बार रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बनमाला भवालकर किस काल के संस्कृत कवित्री है, बताइए। बनमाला भवालकर जो फ्रेंड किस काल के संस्कृत कवित्री है, तो बनमाला भवालकर जो फ्रेंड वो आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री, ठीक ना। बनमाला भवालकर वर्तमान काल के, ठीक ना, वर्तमान काल के जो है संस्कृत कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देवता बार बार किस देश में, देखिए ये जो हमारा फ्रेंड ये संस्कृत साहित्य लेखिका से प्रत्येक क्वेश्चन हमारा जो है खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है ये क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड ये भारत महिमा पाठ से, ठीक ना, ये भारत महिमा पाठ से है ये क्वेश्चन। चलिए भारत महिमा पाठ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता जो है देखिए फ्रेंड देवता बार बार जो है किस देश में जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता जो है भारत देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जो धरती है ऐसा इसको प्रकृति ने बनाया है, वैसा किसी भी देश में भारत की धरती को नहीं बनाया गया, ठीक ना। भारत की धरती पर आपको प्रत्येक प्राकृतिक शोभा देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, चाहे आप पर्वत रहे, पठार रहे, ठीक ना, मैदान रहे, घाटी रहे, मरुस्थल रहे, ये भारत की धरती पर प्रत्येक चीज उपलब्ध है। भगवान विष्णु खुद इस धरती पर जन्म लेकर अपने आप को जो है प्रसन्न बताया, ठीक ना। तो देवता लोग जो है भारत की धरती का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, और देवता लोग भी जो है भारत की धरती पर क्या करते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, भाग्यशाली हैं जो कि क्या लिए हैं, भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, ठीक ना। हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो कि भारत की धरती पर क्या लिए हैं, जन्म लिए, क्योंकि भारत की धरती का गुणगान जो है देवता लोग भी करते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता जो है फ्रेंड वो बार बार भारत देश में जन्म लेना चाहता है ना, भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्माकम ... भारत वर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारा देश जो है भारत वर्ष मिति कहे जाते हैं, हमारा देश भारत वर्ष कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अस्माकम देशा भारत वर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारा देश जो है भारत वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किस देश की महिमा जो है सभी जगह गाया जाता है ना। तो किस देश की महिमा सब जगह गाया जाता है फ्रेंड, तो ये श्रीलंका की महिमा जो है सभी जगह गाया जाता है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, श्रीलंका की महिमा जो है वो सभी जगह गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कति पुरानी संति, मतलब कि कति पुरानी संति, तो मतलब कि इसमें जो है कितने पुराण से, मतलब कि कितने पुराण है, ठीक ना, बताया गया है कि हमारे वेद ग्रंथ में बताया गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो पुराणों की जो संख्या फ्रेंड वो 18 है, यानी अष्टदशा, ठीक ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, पुराणों की संख्या कितनी है, अष्टदशा। और भारत में पाठ का जो है 2 पद हमारा पुराण से लिया गया, जिसमें से पहला हमारा विष्णु पुराण, दूसरा हमारा क्या है, भागवत पुराण से। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत में पाठ का जो है 2 श्लोक पुराण से लिया गया, ठीक ना, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कति पुरानी संति, यानी पुराणों की संख्या कितनी फ्रेंड, तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना, पुराणों की संख्या कितनी है, 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार का, यानी पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताइए। पुराण ग्रंथ के जो रचनाकार कौन है फ्रेंड, तो पुराण के भी रचनाकार है जो है महर्षि वेद व्यास ही है, ठीक ना। पुराण के भी रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पुराण के भी रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परा शब्द से अर्थ किम अस्ति, मतलब परा शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। परा शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो परा शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ है, ठीक ना। परा शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। परा शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, बताइए। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं फ्रेंड, तो ईश्वर लोग जो है भारत की शोभा से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो शोभा से फ्रेंड ईश्वर लोग प्रसन्न होते हैं ना, ईश्वर लोग प्रसन्न होते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह ... मुकुंद सेवो पैक जन्म लब्धम, मतलब कि जो है फ्रेंड यहाँ पर बोल रहा रिक्त स्थान भरने, तो रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर रिक्त स्थान की जो पूर्ति होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी के पद से होगा, भारत जीरे, है ना। भारत जीरे के डी से क्या होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है फ्रेंड, तो प्यूसम पाठ भारत महिमा के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, बताइए। अभी जस्ट बताया है कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है फ्रेंड वो किससे संकलित है। तो पहला तो है हमारा विष्णु पुराण से और दूसरा हमारा क्या है, भागवत पुराण से। आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा हमारा किस पुराण से है, भागवत पुराण से फ्रेंड, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड वो है पद। पद जो है, पद है यहाँ पे लिखा गया है, पद गायंती देवा ... पुरुषवा श्रुत्वा, मतलब कहने का मतलब किस पुराण से उत्कृत है, मतलब कि ये आप लोग भारत महिमा पाठ जो चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का पद मिला होगा कि देव लोग भी जो है भारत की धरती का गुणगान करते हैं और यहाँ पर प्रत्येक पुरुष जो है जन्म लेकर अपने आप को जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो ये पद जो है किस पुराण से लिया गया, ठीक ना, बताइए। ये पद किस पुराण से लिया गया फ्रेंड, तो ये जो पद है ये विष्णु पुराण से लिया गया, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, विष्णु पुराण से। ये पद किस पुराण से लिया गया, विष्णु पुराण से लिया गया। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है, बताइए। भारत की भूमि कैसी है फ्रेंड, तो भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सल, इनमें से सभी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इससे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भारत से महिमा कुत्र गीयते, यानी भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है। अत यहाँ तत्र वहां सर्वत्र सभी जगह। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सर्वत्र, यानी सभी जगह। भारत की जो महिमा गाया जाता फ्रेंड वो सभी जगह गाया जाता, ठीक ना, सभी जगह। आप सभी को ध्यान रखना है। फिर भवंती ... पुरुष श्रुत्वा, बताइए भवंती, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड यहाँ पर भूया होगा, ठीक ना। भवंती भूया पुरुष श्रुत्वा। आप सभी को क्या करना है, इसका हिंदी अर्थ चैट बॉक्स में लिखना है या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा आधुनिकी गीत से रचनाकार का है। देखिए जैसा कि आप लोग भारत महिमा पाठ पढ़े होंगे तो उसमें से पहला और दूसरा श्लोक जो है फ्रेंड वो तो हमारा पुराण से है, लेकिन इसके अलावा जो श्लोक दिया गया है वो श्लोक जो है फ्रेंड वो श्लोक हमारा आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखक लिखे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो आधुनिक श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए कैसे करके क्वेश्चन आया, हालांकि ये आपकी बुक में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक ना। तो लेकिन आप लोग को हम बता दें कि ये आधुनिक जो गीत है उसमें और उसके रचनाकार जो है फ्रेंड वो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा है, ठीक ना। कौन है, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। आप सभी को ध्यान रखना 14 का ए नंबर इसका राइट आंसर है। और हाँ, ये जितना भी पीडीएफ क्वेश्चन है आप सभी पीडीएफ ये लेना चाहते हैं अपने रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, ठीक ना। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। आपको पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है ... गीत कानी गायन, यानी कौन जो है गीत गाते हैं, तो देव लोग। इसका तो राइट आंसर क्या होगा, देवा, यानी देवा किल गीत कानी होगा, ठीक ना। देवा जो है देव लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं भारत की धरती का। नेक्स्ट है भवंती ... पुरुष श्रुत्वा, देखिए ये भी जस्ट रिपीट हो गया फ्रेंड, भवंती यहाँ पर भूया होगा, ठीक ना, भूया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है जगत गौरवम किम, मतलब कि जगत का गौरव कौन है, तो जगत का जो गौरव है फ्रेंड वो भारतम है, ठीक ना, भारतवर्ष है, ठीक ना।
भारतवर्ष क्या है, जगत का गौरव है। नेक्स्ट है कि एतत् भारतम डॉट 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 सदा पूजनीयम, मतलब बोल रहा है कि जो भारत है सदा पूजनीयम है। तो इसके यहाँ पर बोल रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, बताइए रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भराएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, एतत् भारतम डॉट 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 सदा पूजनीयम। तो यहाँ पर होगा एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, ठीक ना, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का, यानी भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है फ्रेंड वो कौन है, बताइए भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है फ्रेंड। तो वास्तव में भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है फ्रेंड वो महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक ना, कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गीता गीतकानी गायंती, मतलब कौन लोग गीत गाते हैं। तो देवा, ठीक ना, देव लोग क्या करते हैं, भारत धरती का गुणगान करते हैं, देव लोग गीत गाते हैं, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 भारतीय धरा विशाला। तो यहाँ पर इसका होगा अस्मदीय भारतीय धरा विशाला, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। आप सबको इसका आंसर देना है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहो अमीषा किमकारी डॉट 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 अस्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है, बताइए ये जो पद फ्रेंड वो किस पुराण से संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण, ठीक ना, अहो अमीषा किमकारी डॉट 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 अस्पृहा ही न, ये जो पद फ्रेंड वो भागवत पुराण से संकलित है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, बताइए यह निर्मल मातृभूमि फ्रेंड वो कैसी है। तो वत्सला है, ठीक है ना, वत्सला, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि यह मातृभूमि कैसी है, वत्सला है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, बताइए भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है फ्रेंड वो किस पुराण से संकलित है। तो वो जो पुराण वो विष्णु पुराण से है और दूसरा जो है भागवत पुराण से है, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय धरा कई सेविता, यानी भारत की धरती किससे सेवित है। तो सागर से भी सेवित है, पर्वत से भी सेवित है, निर्झर यानी झरना से भी सेवित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से क्या है, सेवित है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में जो है फ्रेंड वो भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं। तो भारत में विभिन्न जाति और धर्म के जो लोग हैं फ्रेंड वो एकत्व भाव से रहते हैं, ठीक ना, आप सभी को ध्यान देना है, एकत्व भाव से। भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है फ्रेंड वो एकत्व भाव से रहते हैं, आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। नेक्स्ट है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। तो ये आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक हैं, ठीक ना, आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। तो देखिए भारत महिमा का आधुनिक पद जो है फ्रेंड वो उमा शंकर शर्मा के द्वारा लिखित है, लेकिन यहाँ पर उसका वो ऑप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष, ठीक है ना, कि भारत महिमा पाठ में जो आधुनिक पद है वो अध्यक्ष किसी न किसी अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, उमा शंकर शर्मा। तो ये जो फ्रेंड ये भारत महिमा पाठ तक हम लोग क्या किए, कवर किए हैं, ठीक ना, और ये हमारा पूरा 5 चैप्टर तक कवर किए हैं। और इसके बाद आपको एक मोटिवेशन की आवश्यकता है, ठीक ना। तो मोटिवेशन कोड इस प्रकार के है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। आप प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, क्योंकि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा तो भटक गए होंगे, ठीक ना। तो आप जिस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, आपको ये मेहनत आपके लक्ष्य से क्या करेगा, मिलवाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर से जो है हमारे पास ये संस्कार है,
और संस्कार से अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ठीक ना। तो संस्कार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो हमारा फ्रेंड है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण जो है फ्रेंड, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है फ्रेंड, संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको किसी का कैरेक्टर देखना है तो आप उसके संस्कार को देखिए, पता चल जाएगा उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक ना, चरित्र कैसा है। नेक्स्ट है कि शैशव संस्कार कितने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है। शैशव संस्कार की संख्या जो है फ्रेंड वो 6 है, आपको बता देगी ना। शैशव संस्कार की संख्या कितनी है, 6 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है फ्रेंड ये मरने के बाद होता है, और इसी अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा नाम है वो दह संस्कार भी हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है फ्रेंड, तो मरने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। मतलब केशांत संस्कार को और किस नाम से हम लोग जानते हैं साहित्य ग्रंथ में, तो गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना, गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो पानी ग्रहण जो है फ्रेंड वो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पानी ग्रहण जो है फ्रेंड वो विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट है संस्कार कितने होते हैं। तो देखिए यदि संस्कार की संख्या कोई आपसे पूछे तो संस्कार की संख्या जो है फ्रेंड वो 16 है, ठीक ना। संस्कार की संख्या कितनी है, 16 है, आपको बता दें, ठीक ना। लेकिन संस्कार का प्रकार आपसे पूछा जाए तो संस्कार का प्रकार जो है फ्रेंड वो 5 है, ठीक ना। संस्कार का प्रकार कितना है, 5 है, और संस्कार की संख्या कितनी है, 16 है। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है। तो जीवन के सभी अवसरों पर फ्रेंड अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद जो है अपेक्षित है, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देने जाइएगा तो अपने वरिष्ठ का जो है आशीर्वाद लेकर जाना है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना, ठीक ना। ये भी एक संस्कार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्म कांड जो है फ्रेंड वो विवाह संस्कार में होता है, ठीक ना। विवाह संस्कार में जो है सप्तपदी कर्म कांड होता है। नेक्स्ट है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो है फ्रेंड बताइए किस संस्कार का मुख्य कर्म है फ्रेंड। तो गोदान जो है ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान अभी जस्ट बताए हैं केशांत, ठीक ना। केशांत दूसरा संस्कृत साहित्य में जो है इसे केशांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो ये तो सबको पता होगा, कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में होता है फ्रेंड, विवाह संस्कार में जो है कन्यादान होता है, ठीक ना। विवाह संस्कार में क्या होता है, कन्यादान होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है फ्रेंड बताइए क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वो समावर्तनम है, ठीक ना, समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है फ्रेंड, समावर्तनम है, ठीक ना, समावर्तनम। नेक्स्ट विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बताइए। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, गोदान आता है, सिंदूर दान आता है, कन्यादान आता है, वागदान जो है ये नहीं आता, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना, विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है वागदान नहीं आता है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक संस्कार कति संध्या, यानी शैक्षणिक संस्कार जो है फ्रेंड वो कितना है। तो शैक्षणिक संस्कार जो है फ्रेंड वो कितना है बताइए। शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितनी है। तो शैक्षणिक संस्कार की जो संख्या है वो फ्रेंड वो 5 है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक ना। शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है सीमांतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है, अभी जस्ट बताए हैं, बताइए। सीमांतोन्नयनम आप पूछ रहा, बताइए सीमांतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है फ्रेंड। तो सीमांतोन्नयनम जो है फ्रेंड वो जन्म से पूर्व संस्कार है, ठीक ना। जन्म से पूर्व का संस्कार का नाम क्या है, सीमांतोन्नयनम। आप सभी को ध्यान रखना है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आप सभी को ध्यान रखना है, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है फ्रेंड वो संस्कार से ही होती थी, ठीक ना।
प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी? संस्कार से। नेक्स्ट है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं फ्रेंड, आप सभी को बताना। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व जो है फ्रेंड, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक ना। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य जो है फ्रेंड गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, विवाह संस्कार के साथ। नेक्स्ट है भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो ये प्राचीन काल से फ्रेंड ये संस्कारों का महत्व क्या हो रहा है? चलता आ रहा है, ठीक ना। प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व क्या हो रहा है? चलता आ रहा है। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है पुंसवन संस्कार कब होता है? बताइए पुंसवन संस्कार जो फ्रेंड ये कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जो है जन्म से पहले होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, जन्म से पहले कौन सा संस्कार होता है? पुंसवन संस्कार होता है। बागदान किस संस्कार में होता है? बताइए बागदान जो फ्रेंड वो किस संस्कार में होता है? तो वागदान जो है किस संस्कार में होता है? बताइए आप सभी को इसका चैट बॉक्स में आंसर देना, ठीक ना। चैट बॉक्स में वागदान किस संस्कार में होता है? चैट बॉक्स में आंसर देना है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है फ्रेंड वो संस्कार, ठीक ना। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है, ठीक ना। तो